हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं विक्रम और आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं कि यानी कि परिवर्तन क्या होते हैं। जो केमिस्ट्री में हमारे पास जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं और परिवर्तनों की सभी बातों को हम यहाँ से जानने वाले हैं। परिवर्तन क्या होते हैं, किसे कहते हैं और परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों पर आज हम इस सीरीज में बातें करने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंत में हम परिवर्तन से रिलेटिव जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए सभी जो क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर भी हम यहाँ से प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख ही पा रहे होंगे कि आज हम परिवर्तन को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से जानना होगा कि परिवर्तन क्या होते हैं, यानी कि परिवर्तन किसे कहा जाता है। परिवर्तन की सबसे पहली बात यदि हम यहाँ से देखें, तो जो परिवर्तन जो होते हैं, वो परिवर्तन कहा जाता है किसे? इंग्लिश में इसे चेंज कहा जाता है, परिवर्तन। तो कोई भी जो एक पदार्थ होता है, यदि वो किसी ना किसी कारण से वो दूसरे पदार्थ में यदि बदल जाता है, तो इसे ही परिवर्तन कहा जाता है। मैंने क्या बताया आपको कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, दूसरे पदार्थ में दूसरे पदार्थ में बदलना, दूसरे पदार्थ में बदलना परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। तो परिभाषा तो आप यहाँ से जान ही गए। अब देखो, परिवर्तन आपके पास वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपके पास परिवर्तन देखने को मिले। जैसे कि मेरे पास जो लिखने की ये जो छड़ है, इस छड़ को यदि मैं बीच में से कट कर दूं तो इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो गया। पहले तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की दिखाई दे रही है, यदि मैं इसको बीच में से कट करूंगा तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। तो वो परिवर्तन आपके पास किसी भी प्रकार का हो सकता है। यानी कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, वो क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। और जो परिवर्तन जो होते हैं, ये परिवर्तन मुख्यतः हमें कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं? तो जो परिवर्तन जो होते हैं, ये परिवर्तन मुख्यतः हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। और वो दो परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, उनकी हम यहाँ से बात करने वाले हैं। एक जो परिवर्तन होता है उसको कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे वो एलडीसी हो आपके पास, चाहे पटवार हो आपके पास, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ऐसी विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो लास्ट ईयर 3-4 साल के दौरान इस टॉपिक से पूछे गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से जानेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं और कौन-कौन से होते हैं। यहाँ से हमने पहला प्रकार पढ़ा, इसका कौन सा? भौतिक परिवर्तन पढ़ा। और जो दूसरा जो परिवर्तन होता है, उस दूसरे परिवर्तन को कहा जाता है कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिएगा, जो भौतिक जो परिवर्तन होता है, ये भौतिक परिवर्तन को कहते हैं, भौतिक परिवर्तन जो होता है, इस भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं क्या? फिजिकल चेंजेस। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और जो रासायनिक जो परिवर्तन होता है, इस रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल चेंज। क्या कहा जाता है? केमिकल चेंज कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन के दौरान कौन कौन से उदाहरणों को हमें यहाँ से जानना है। तो भौतिक परिवर्तन, हम उस परिवर्तन को कहते हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो, जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता हो। चलिए, तो यहां से हम इस स्लाइड से शुरू करते हैं। हम भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन की परिभाषा तो आप समझ ही पाए होंगे कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में होने वाला जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहां से हम लिख भी सकते हैं कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन, भौतिक गुणों में भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन होने वाला परिवर्तन होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन
कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, आप यहाँ से जान पाए होंगे इस बात को कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में होने वाले जो परिवर्तन जो होते हैं, उन परिवर्तनों को कहते हैं कौन से परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब सबसे पहले हमारे को यहाँ से जानना था परिभाषा में कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुण क्या होते हैं। हम समझने के आधार पे ऐसे जान सकते हैं इस बात को कि किसी भी वस्तु के जो बाहर वाले जो गुण होते हैं, जिनको आप आंखों से देख सकते हैं या उसे छू सकते हैं या उसे महसूस कर सकते हैं, उसको कहते हैं अपन भौतिक गुण। जैसे किसी वस्तु की लंबाई को आप देख सकते हो, माप सकते हो। वस्तु की लंबाई हो गई, उसका आकार हो गया, उसका आमाप हो गया, उसका रंग हो गई, उसकी अवस्था हो गई। इस प्रकार के जो गुण होते हैं, वो किसी भी वस्तु के गुण होते हैं। कौन से गुण? भौतिक गुण होते हैं। तो किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में जो होने वाला जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को कहते हैं कौन सा गुण? कौन सा परिवर्तन कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ से आपने जाना ही होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तनों के दौरान भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और किसी भी वस्तु के जो भौतिक जो गुण होते हैं, वो भौतिक गुण होते हैं उसके आकार, आमाप, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन। तो हम यहाँ लिख भी सकते हैं कि किसी भी वस्तु की किसी भी वस्तु के किसी भी वस्तु के आकार, आमाप, आमाप, रंग, अवस्था, रंग, अवस्था आदि गुणों में होने वाला परिवर्तन, आदि गुणों में होने वाला परिवर्तन, होने वाला परिवर्तन। हम कुछ इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन, या हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं जब हमने ऐसे जाना है कि भौतिक जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं? किसी भी वस्तु के बाहर वाले गुण होते हैं। बाहर वाले गुण यानी कि उस वस्तु के आकार, आमाप, रंग, अवस्था इस प्रकार के जो आपके पास जो गुण होते हैं, यदि उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन होगा कौन सा? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और जो भौतिक जो परिवर्तन होता है, इस भौतिक परिवर्तन के दौरान किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नए पदार्थ का निर्माण किस कारण नहीं होता है? अभी हम उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझने वाले हैं। तो इस परिवर्तन के दौरान इस परिवर्तन के दौरान इस परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का नए पदार्थ का निर्माण नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको दिया कि मेरे पास कोई छड़ है, इस छड़ को मैंने बीच में से काटा, काटने के पश्चात ये 2 छड़ों में परिवर्तित हो गई। तो क्या मैंने जैसे ही इसको काटा तो कोई नया पदार्थ बना क्या? ये पहले भी छड़ी थी और इसको काटने के पश्चात भी छड़ी रहने वाली है। सिर्फ इसकी लंबाई में परिवर्तन हुआ है, और लंबाई, आकार, रंग, अवस्था आदि में इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है, वो कौन-सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन-सा परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है? तो नए पदार्थ का निर्माण किसमें नहीं होता है? भौतिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ऐसा आप यहाँ से जान ही पाए होंगे। चलिए, तो इसकी अन्य बातों को भी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि और इसकी अन्य बातें हमारे पास कौन-सी आती हैं। ये जो हमारे पास जो भौतिक जो परिवर्तन होता है, इस भौतिक परिवर्तन को ही हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। अब देखो, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता हो। दोनों दिशाओं में कैसे सर? देखिएगा, उदाहरण समझिएगा आप। जैसे मैंने ऐसे कहा कि लोहे को लोहे को काटना, लोहे को काटना। अब उदाहरण को समझिएगा आप। पहले आपके पास कोई लोहा था, इस लोहे को काटा आपने। इस लोहे को जैसे ही आपने काटा, तो लोहे की कोई आकार परिवर्तन हो सकता है, मतलब अब भी वो क्या रहने वाला है? तो हम यहाँ ऐसे लिख दें, लोहे का छोटा टुकड़ा, लोहे का छोटा टुकड़ा।
छोटा टुकड़ा। अब देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा, उत्क्रमणीय परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो हमेशा दोनों दिशाओं में चलता हो। दोनों दिशाओं के मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट था, इस प्रोडक्ट के हमने काटा, काटने के पश्चात कुछ ना कुछ हमारे पास बन गया। वो बनी हुई सामग्री वापस आपके पास पहले वाली अवस्था में आ जाए, तो ये दोनों दिशाओं में चल गया। मतलब यहाँ वाली चीज इसको इसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं, और जो हमारे पास यहाँ काटने के पश्चात आ गया, उसको वापस हम पहले वाली अवस्था में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस कारण जो उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होता है, वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है क्या? वह परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में चलता है। और इसी परिवर्तन को हम अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। अस्थायी का मतलब इसकी जगह फिक्स नहीं है। ये लोहा था, इस लोहे को काटा, काटने के पश्चात कुछ ना कुछ हमारे पास बन गया, लोहे का छोटा टुकड़ा बन गया, और वापस लोहे का जो छोटा टुकड़ा है, हम किसी ना किसी प्रोसेस से वापस उसको पहले वाले लोहे में ला सकते हैं। तो इस कारण इस परिवर्तन को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, और इसे अस्थायी परिवर्तन भी कहा जाता है। किसी प्रश्न का जवाब आपके पास यदि भौतिक परिवर्तन मिलता है, ऑप्शन में यदि आपके पास भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, तो वहां जवाब इसके अन्य नाम भी मिल सकते हैं आपको। चलिए तो दोबारा से मैं आपको दिखाता हूं कि भौतिक परिवर्तन की हम कौन कौन सी बातों को जान चुके हैं। जो परिवर्तन होता है, वो भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन होता है। भौतिक गुण यानी कि किसी भी वस्तु के रंग, अवस्था आदि में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम कहते हैं क्या? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसी के साथ इस परिवर्तन के दौरान कभी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि और इसकी अन्य बातों को हमने पढ़ा कि उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है और अस्थायी परिवर्तन भी कहलाता है। फिर देखो, नए पदार्थ का निर्माण कैसे नहीं हुआ? लोहे को काटा, काटने के पश्चात हमारे पास लोहे का टुकड़ा बन गया, और लोहे के टुकड़े को बनने के पश्चात क्या इस प्रोसेस में कोई नए पदार्थ का निर्माण हुआ क्या? नहीं हुआ। और जब किसी भी प्रोसेस में जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इतनी बातों को आप जान ही चुके हैं। चलिए तो इसके अन्य उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं यहाँ से। इसके अन्य उदाहरण हमारे पास कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे कि कागज को काटना। कागज को काटना, यदि आप कागज को काटते हो, कागज को जैसे हमारे पास यहाँ कोई कागज है, इस कागज को मैंने दो टुकड़ों में परिवर्तित किया, तो जैसे इसको दो टुकड़ों में परिवर्तित किया, तो क्या कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ ना। तो जब नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो परिवर्तन कौन सा कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण नेक्स्ट हम ले सकते हैं, लोहे को काटना। लोहे को काटना, तो लोहे को काटना भी कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। और दोस्तों आपको बता दूं, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उदाहरणों से ही पूछे जाते हैं, और कोई पूछने के अलावा यहाँ टॉपिक में हमारे पास बचता ही नहीं है। आपको परीक्षाओं में 4 ऑप्शन देता है, और 4 ऑप्शनों में ऐसे पूछता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इस टॉपिक में उदाहरणों का सबसे ज्यादा रोल होता है। तो आप उदाहरणों को सही वे से देखें कि कागज को काटना, लोहे को काटना, हो सकता है ऐसे आपको दे दे बल्ब का जलना। बल्ब का जलना, तो जैसे ही आप बल्ब को जलाते हो, तो प्रकाश देने लगता है, लेकिन जैसे ही उसमें लाइट का प्रोसेस हम बंद कर देते हैं, तो पहले वाली अवस्था में हो जाता है। यानी कि इस प्रोसेस में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, और जिस प्रोसेस में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि अन्य उदाहरण यदि इसके हम देखें, तो इसके अन्य उदाहरण जैसे हम देखें, तो हम ऐसे देख सकते हैं, लोहे का लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का चुंबक में बदलना, तो वापस चुंबक जो होती है, वो वापस लोहे में भी कन्वर्ट हो सकती है। सबसे पहले आपको सेंस लगाना होगा, यहाँ कोई सा भी आपके पास उदाहरण हो, उसमें सबसे पहले आप नोट करिएगा कि आपको क्या नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, क्या वो वापस पहले वाली अवस्था में आ सकता है क्या? जैसे लोहे से हम चुंबक बनाते हैं, तो किसी ना किसी चुंबक के प्रोसेस से वापस हमें लोहा भी प्राप्त हो सकता है। चलिए आगे आगे हम इस चीज को देखते हैं कि जैसे पानी में पानी में नमक का घुलना। पानी में
नमक का घुलना, पानी में नमक का घुलना। यदि जो हमें पानी, हमारे पास जो पानी होता है, इस पानी में आप नमक डाल देते हो, तो इस नमक को वापस वाष्पन की क्रिया के द्वारा वापस प्राप्त कर सकते हो ना। जैसे हमारे पास जो नमक होता है, वो नमक जो खारी जो झीलें होती हैं, उन्हें वाष्पीकरण के प्रोसेस, छोटे छोटे खड्डे बनाए जाते हैं, उन खड्डों में वो खारा पानी भरा जाता है, और 2-4 रोज बाद जो खारा पानी होता है, वो पानी तो वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाता है, और शेष उस खड्डे में बच जाता है हमारे पास क्या, नमक बच जाता है। तो ये उदाहरण भी होता है। नेक्स्ट इसका अगला उदाहरण हम देख सकते हैं कि पानी में चीनी का घुलना। वही बात है, ऊपर वाली बात जो हमने नमक के प्रोसेस में पढ़ी है, पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में चीनी का घुलना, ये भी कौन सा परिवर्तन होता है, ये भी परिवर्तन होता है, कौन सा, भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट उदाहरण हम यहां से देख सकते हैं इसके, कि जैसे नेक्स्ट उदाहरणों में हम यहां से ले सकते हैं इसमें, कि जैसे बर्फ का बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पानी में बदलना। तो जैसे ही जो बर्फ होती है, ये बर्फ पानी में बदलती है, तो वापस पानी बर्फ में भी परिवर्तित हो सकता है, और इसी प्रोसेस के दौरान कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ है। और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो परिवर्तन कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना, पानी का बर्फ में बदलना। जैसे जो पानी होता है, इस पानी को हम वापस बर्फ में भी बदल सकते हैं, वापस जो बर्फ होती है वो पानी में भी परिवर्तित हो सकती है। इस प्रोसेस के दौरान कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ। पानी में भी H2O के अणु थे, और बर्फ में भी किसके अणु हैं, H2O के अणु हैं। यानी कि कोई नया अणु हमारे पास बना ही नहीं है, और जिसमें नया नहीं बन पाता है, वो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। इसी बात को आपको देखो परीक्षाओं में देखो कुछ अलग प्रकार से भी आपको मिल सकता है यहाँ से। जैसे इस बात को ऐसे लिखा जाए कि पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना कौन सा परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। यानी कि पानी को गैस में परिवर्तित करना, पानी को गैस में परिवर्तित करना, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है हमें परीक्षा में। एक उदाहरण और देखिएगा आप यहाँ से, स्प्रिंग को स्प्रिंग की आकृति बदलना, स्प्रिंग की आकृति को बदलना, स्प्रिंग की आकृति को बदलना। तो जैसे ही हम स्प्रिंग की आकृति को बदलते हैं, तो स्प्रिंग की आकृति को बदलते हैं, तो वैसे जैसे हम उसको छोड़ेंगे, तो वापस वो पहले वाली अवस्था में चली जाएगी। और स्प्रिंग को यदि अपन बढ़ाते हैं और उसको छोड़ते हैं, इस दौरान कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो उसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होने के कारण वो परिवर्तन कौन सा होगा हमारे पास, वो परिवर्तन होगा कौन सा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और भौतिक परिवर्तन के जो अन्य उदाहरण होते हैं, उन अन्य उदाहरणों पर भी चलिएगा तो हम चर्चा करते हैं कि इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों मैं फिर से आपको बता दूं, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा रोल इसके उदाहरणों का रहता है। परीक्षाओं में हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और उन चारों ऑप्शनों में कुछ अलग अलग उदाहरण लिखे रहते हैं, और उनमें से पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इस पार्ट में हम इसके एमसीक्यू हैं उसको हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। जितने भी परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ से पढ़ेंगे। चलिए तो इसके अन्य उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके जो अन्य उदाहरण हैं उनको देखिएगा आप।
थोड़ा धैर्य रखिएगा, इसके अन्य उदाहरणों को देखते हैं जैसे कि चलिए तो देखिए इसके अन्य उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान हमारे पास अन्य उदाहरण यहाँ से क्या-क्या पूछे जाते हैं। अब देखो, लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का हम यदि चुंबक में परिवर्तित करते हैं तो कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होने के कारण लोहे का चुंबक में बदलना कौन-सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण दिया गया है हमें स्प्रिंग की आकृति का बदलना। स्प्रिंग की यदि हम आकृति को बदलते हैं तो उस स्थिति में भी हमारे पास कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता है और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हमें यदि देखने को मिलता है तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण ही होता है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारे पास नमक का पानी में घुलना। ऐसी चर्चा को हम पढ़ ही चुके हैं कि नमक का पानी में घुलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का यदि पानी में बदलाव होता है तो वो कौन सा परिवर्तन होता है? वो भौतिक परिवर्तन ही होता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है वाष्प का पानी में बदलना। वाष्प का पानी में बदलना वही बातें हैं कि वाष्प को यदि हम यानी कि गैस अवस्था को, पानी की जो गैसीय अवस्था होती है उसको यदि हम पानी में बदलते हैं तो परिवर्तन कौन सा होता है? वो भौतिक परिवर्तन ही होता है। चलिए तो अगला उदाहरण दिया गया है हमारे पास क्या? सोने को पिघलाना। सोने को पिघलना कौन सा उदाहरण होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। और जितने भी प्रकार के आभूषण जो बनाए जाते हैं वो सोने को अलग अलग आकृति में ढालकर करते हैं, बाकी होता है उसमें सोने का गुण ही। जैसे हमारे पास कोई लोहे का ये टुकड़ा है, इस लोहे के टुकड़े से हम अलग-अलग चीज़ों को बना सकते हैं। सिर्फ़ इसकी आकार आकृति में परिवर्तन हुआ है। आपके पास कोई रिंग बना ले या कोई और कुछ आपके पास सामान बना ले, तो सोने के गुण ही रहने वाले हैं उसमें। बाकी सिर्फ़ उसकी आकार आकृति, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन ही देखने को मिला है हमें। काँच को काटना, काँच को हम काटते हैं तो हो सकता है उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाए, लेकिन इस दौरान कोई नए इस प्रोसेस के दौरान कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और जिसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, वो परिवर्तन कौन-सा होता है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है लोहे को पिघलाना। लोहे को पिघलाकर भी हम उसको साँचों में डालकर अलग-अलग आकृति की हमें वस्तुएँ बनाते हैं लोहे से, वो इसी गुण के कारण बनाते हैं, तो भौतिक परिवर्तन होता है। चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में भी घुलना कौन-सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन ही होता है। चलिए तो आगे देखिएगा, आगे हमारे पास दिया गया है यहाँ से कि बल्ब का जलना भी कौन-सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन ही होता है। नेक्स्ट हमें दिया गया है पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का विलय, तो ये भी कौन-सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन ही होता होता है। या आपको इस उदाहरण की जगह ऐसे भी दिया जा सकता है कि पानी में गैसों का विलय, पानी में गैसों का विलय होगा तो कौन-सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कपूर के ऊर्ध्वपातन, कपूर का जो ऊर्ध्वपातन होता है वो भी कौन-सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। कागज को काटना, कागज को यदि हम काटेंगे तो वो भी परिवर्तन कौन-सा होगा? भौतिक परिवर्तन ही होगा। नेक्स्ट है लकड़ी को छोटे टुकड़ों में बदलना। यदि लकड़ी को हम छोटे टुकड़ों में बदलेंगे तो उसमें लकड़ी के ही गुण रहने वाले हैं। ऐसे तो है नहीं कि हमारे पास लकड़ी के दौरान कोई लकड़ी को काटने पर कोई नया पदार्थ बनता है, नहीं बनता है ना। तो जिस प्रोसेस में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और वो दोनों दिशाओं में चलता है, मतलब जो हमारे पास, जो आपके पास जो उपयोगी वस्तु थी जिसको हम परिवर्तन करके कोई ना कोई दूसरी बना रहे थे, तो जो बनी हुई चीज है वो वापस पहले वाली अवस्था में भी आ जाए, तो वो परिवर्तन कौन सा होता है? भौतिक होता है। नेक्स्ट है पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना, पानी को भाप में बदलना, ये भी कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है कपड़े को फाड़ना। जैसे हमारे पास यहाँ कोई रुमाल है, इस रुमाल को मैं दो टुकड़ों में तोड़ूंगा तो रुमाल की आकृति में परिवर्तन हुआ है, ना कि रुमाल के दौरान कोई नई नई चीज उत्पन्न हो गई, हमारे पास कोई नए गुण आ गए उसमें, नहीं। उसकी लंबाई बदली होगी, उसका आकार बदला होगा ज्यादा से ज्यादा,
तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। चलिए तो आगे हैं, पत्थर के टुकड़े करना। किसी भी पत्थर के जब हम टुकड़े करते हैं तो वो भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन ही होता है। तो आपने भौतिक परिवर्तन से जुड़ी हुई सभी बातों को और उसके उदाहरणों को पढ़ा है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और उसके दौरान कौन कौन सी बातों को हमें यहाँ से जानना होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक गुण किसे कहते हैं। रासायनिक गुणों को हम यहाँ से पढ़ेंगे कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, या रासायनिक परिवर्तनों को पढ़ना है हमें यहाँ से कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब जैसे हमने भौतिक परिवर्तन में ऐसे पढ़ा कि किसी भी वस्तु के भौतिक गुणों में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा, ऐसे हमने पढ़ा। और भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इस कारण उसे हम क्या कहते हैं, क्या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उसे ही हम स्थायी परिवर्तन कहते हैं। स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन यानी कि वो दोनों दिशाओं में चल सकता है। तो ऐसी बातों को हमने वहां से पढ़ा है। उसी प्रकार हमें इसी यहाँ भी वैसी ही बातों को यहाँ से जानना होगा। सबसे पहले तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के जिसमें वस्तु के जिसमें वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो। रासायनिक गुणों में रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो। रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम रासायनिक केमिकल चेंजेस कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो देखो, भौतिक गुणों में तो हमने पढ़ा था कि उसके बाहर वाले गुण, लेकिन जो रासायनिक जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण क्या होते हैं? किसी भी वस्तु के अंदर वाले गुण जिसके दौरान वो कार्य करती है। जैसे कि ये जो मेरे पास जो छड़ है, ये छड़, इसको मैं किसके काम में ले रहा हूँ? लिखने के काम में ले रहा हूँ। लेकिन जो इसके मेन जो गुण हो गए ना वो रासायनिक गुण होते हैं। यानी कि कार्य क्या करती है, किसके दौरान कार्य करती है? तो किसके दौरान कार्य करती है? लिखने के प्रोसेस के दौरान काम करती है। तो ऐसे हम जान सकते हैं, सिर्फ समझने के प्रोसेस से हम इस बात को यहाँ से जान सकते हैं कि किसी भी वस्तु के जो अंदर वाले जो गुण होते हैं उन गुणों को हम कहते हैं क्या? रासायनिक गुण कहते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें वस्तु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, इन रासायनिक परिवर्तनों को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। कौन से परिवर्तन कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। कहा जाता है। तो देखिएगा, जो हमारे पास जो अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होंगे, वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन किस कारण हम इसे कहते हैं? जैसे कि हमने भौतिक परिवर्तन में ऐसे जाना कि भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें कौन से परिवर्तन कहते हैं? उन्हें कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। लेकिन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं किसको? रासायनिक परिवर्तन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो सिर्फ एक ही दिशा में चल सकते हों। तो सिर्फ एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा में हो। एक ही दिशा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कौन सा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उदाहरण भी हम ले सकते हैं यहां से, जैसे कि लोहे पर लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। तो लोहे पर जो जंग लग गई एक बार, जैसे हमारे पास ये लोहा था और इस लोहे पर अब क्या लग गई है? बाहर की तरफ अब इस पे क्या लग गई है? जंग लग गई। ये तो क्या है? जंग है। और ये क्या है? लोहा है। इससे पहले क्या था हमारे पास? सिर्फ क्या था? लोहा। तो अब तो हमारे पास नया पदार्थ भी बन चुका है, एक नया पदार्थ बन गया, जंग बन गई। लेकिन ये वापस जो जंग होती है, ये वापस जो जंग होती है वो कभी भी लोहे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और जो अनुत्क्रमणीय जो परिवर्तन होते हैं, इन अनुत्क्रमणीय परिवर्तनों को तीर के चिन्ह से दिखाया जाता है ऐसे। लेकिन जो उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होते हैं इनको दिखाया जाता है कुछ इस प्रकार से। यानी कि ये दोनों दिशाओं में गमन करते हैं और इसका मतलब होता है ये सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। मतलब आगे की तरफ ही बढ़ता है, बैक साइड में कभी भी नहीं आता है।
तो जो सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, इस कारण इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से भी हमने जाना है कि इसको हम उदाहरण के माध्यम से कैसे जाना है। तो यहां से आपने जाना होगा कि इसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हम क्यों कहते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। आगे आप उदाहरण में ऐसे देख ही रहे थे कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं, इस परिवर्तन के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान, इस परिवर्तन के दौरान दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। अभी हम इसके उदाहरण के माध्यम से भी इस बात को देख रहे थे कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण, नए जो पदार्थ होता है वो नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे पे जो जंग लगती है, उस जंग लगने पर लोहे के पड़ोस में नया पदार्थ क्या आ चुका है, जंग आ चुकी है। तो जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ एक दिशा में चलते हैं। और रासायनिक परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। और रासायनिक परिवर्तन को स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। कौन से परिवर्तन कहा जाता है, स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। स्थायी परिवर्तन मतलब एक बार बन गई, जैसे जंग एक बार लोहे के ऊपर बन गई तो वापस जंग कभी भी आपके पास पीछे वाली अवस्था में नहीं पहुंच सकती। यानी कि परमानेंट काम हो चुका, स्थायी काम हो चुका है। इस कारण हमारे पास जो रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, इन रासायनिक परिवर्तनों को कौन से परिवर्तन कहा जाता है, स्थायी परिवर्तन कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तनों को अनुत्क्रमणीय कहते हैं। रासायनिक परिवर्तनों को, रासायनिक परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। और ये जो परिवर्तन होते हैं वो कौन से परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। चलिए तो इसके आगे हम उदाहरण देखते हैं। और दोस्तों फिर से मैं बता दूं, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो रोल होता है उदाहरणों का। आपको 4 उदाहरण आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। हमें वहां से बताना होता है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है और कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है। सबसे पहला उदाहरण हम देखते हैं कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, जंग लगना। एक बार लोहे के ऊपर यदि जंग लग जाती है तो वो लग ही जाती है। वापस जो जंग होती है वो वापस लोहे में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकती, मतलब स्थायी काम हो चुका है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को हम एक दिशा में चलने के कारण अनुत्क्रमणीय भी कहते हैं। और इसमें नए पदार्थ का निर्माण भी हो रहा है। नए पदार्थ का निर्माण कैसे, कि लोहे पे अब क्या बन गई है, हमारे पास जंग बन चुकी है जो हमारे पास पहले नहीं थी। तो नया पदार्थ क्या आ चुका है, जंग आ चुका है। तो नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। जैसे कि दूध का, दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना। हमारे पास जो दूध होता है, ये दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किस में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दही में परिवर्तित हो जाता है। और एक बार जो दूध होता है वो दही में बदल गया तो सो बदल ही गया। वापस जो दही होता है वो दुनिया की किसी भी प्रोसेस के द्वारा दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, मतलब स्थायी काम हो चुका है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जिसे हम कहते हैं। तो दूध का दही में बदलना। अब देखो थोड़े दिनों पहले जो एग्जाम लगी थी, रीट का पे जो पेपर लगा था, उस रीट के पेपर में हमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध को दही में बदलने वाला जो लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये लैक्टोबैसिलस होता क्या है। तो दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु को कहते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा कहते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो वहां पूछा था कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है। तो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का प्रकार होता है। तो ऐसा हम यहां से बता सकते थे। और दूध को दही में बदलना क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस कहलाता है। दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु काम करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। तो ऐसी बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा। ऐसी छोटी सी बात हमें रीट के पेपर में पूछी गई थी कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है। तो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। अन्य उदाहरणों को देखते हैं, जैसे कि रोटी का जलना, रोटी का जलना। खाना पकाते समय जो रोटी का हिस्सा एक बार जल जाता है तो क्या हम वापस उसे रोटी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वो भी कौन सा परिवर्तन हो गया हमारे पास, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और हम उदाहरण के दौरान यहाँ देख सकते हैं कागज का जलना, कागज का जलना।
एक बार जो हमारे पास जो कागज होता है, यदि हमने इसको जला दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? राख में कन्वर्ट हो गया। और एक बार यदि ये राख में कन्वर्ट हो गया, सो हो ही गया, ये वापस कागज में पहले वाली अवस्था में नहीं आ सकता। कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन, कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन, दोनों बातों में अब आप अंतर कर पा रहे होंगे। यदि आप मेरे साथ सेशन में शुरू से जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप इन दोनों बातों में अंतर करते हुए आ रहे होंगे कि कागज को फाड़ना, कागज को मैंने फाड़ा तो फाड़ने पर इसकी आकृति बदली है, इसके गुण थोड़ी ना बदले हैं। लेकिन कागज को जलाया, कागज को जलाए पर इसके गुण परिवर्तित हो गए। ये किस में परिवर्तित हो गया? राख में परिवर्तित हो गया। तो अब हम उसे कागज की तरह काम में नहीं ले सकते हैं। चलिए तो अन्य उदाहरण देखिएगा। परीक्षा में ये दो उदाहरण जो हैं, एक तो जो अब मैं आपको लिखने वाला हूं और एक लोहे पे जंग लगना, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो अब मैं आपके आगे लिखने वाला हूं, ये उदाहरण तो एलडीसी 2018 के पेपर में पूछा गया था कि सेब को काटने पर सेब को काटने पर सेब को काटने पर भूरा होना, सेब को काटने पर भूरा होना कौन सा परिवर्तन होता है? ये परिवर्तन होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कि हमारे पास कोई सेब है, सेब को हमने बीच में से काटा और इसको एक आध घंटे के लिए यदि हम कुछ समय के लिए इसको रखते हैं, तो इस कटे हुए स्थान पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है और वो भूरे रंग की परत कहलाती है जंग। जी आपने सही सुना है कि लोहे जो होता है, ये लोहा जैसे ही नमी के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो जंग का निर्माण करता है। और सेव में पाया जाता है लोहा, जैसे ही हम इसको काटते हैं तो काटने पर इस सेव में क्या होता है? जल होता है। और एक कटा हुआ स्थान किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो धीरे धीरे जंग का निर्माण करने लगता है। तो सेव को काटने पर वो भूरा हो जाता है। तो सेव को काटने पर भूरा होना कौन सा परिवर्तन होता है? वो रासायनिक परिवर्तन होता है। बाकी जो रासायनिक परिवर्तन के जो अन्य उदाहरण जो हैं परीक्षाओं में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन अन्य उदाहरणों को भी हम यहाँ से देखते हैं कि इसके अन्य उदाहरण हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसा कि सबसे पहला दिया गया है हमें यहाँ से कौन सा? अब हमें यहाँ से दिया गया है कि कागज का जलना। ऐसे हम जान भी चुके हैं कि कागज को जलाना या कागज का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का दही में बदलना, एक बार जो दूध होता है ये यदि दही में कन्वर्ट हो गया तो एक बार होने के पश्चात हो ही गए, ये वापस दूध में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता। मतलब नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है। और जिस प्रोसेस के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है वो परिवर्तन कहलाता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए तो आगे हैं। कोयले का जलना, कोयले का जलना, कोयला जैसे ही जलता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? राख में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार यदि कोयला राख में कन्वर्ट हो गया तो वापस कोयला कभी नहीं बन सकता है। उस राख से हमें कभी भी ऊष्मा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो नया पदार्थ बन चुका है। और जिस भी परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है वो परिवर्तन कौन सा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। फलों का पकना, एक बार जो फल होता है, जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, जो कैरी जो होती है, ये यदि कैरी पकने के पश्चात यदि आम में कन्वर्ट हो गई तो एक बार होने के पश्चात हो ही गई, ये वापस आम कैरी में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। सिर्फ एक दिशा में गमन कर रहा है, एक दिशा में गमन कर रहा है। और कैरी से कौन बन गया है? आम बन गया। कैरी क्या होती है? खट्टी। आम क्या होता है? मीठा। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसके गुण भी बदल गए। पहले हमें खट्टे का आभास हो रहा था, अब कैसा आभास होने लगा है? मीठे का आभास होने लगा है। तो ऐसा भी हम यहाँ से जान सकते हैं। दूध का फटना, एक बार जो दूध होता है वो यदि फट गया तो फट ही गया, वो वापस आपके पास वास्तविक जो आपके पास जो दूध था उस दूध में कभी भी नहीं बदल सकता है। तो फिर से दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में सबसे ज्यादा रोल होता है उदाहरणों का। उदाहरण आपको सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों पे भी चर्चा करने वाले हैं जो प्रवेश सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस टॉपिक से। उन सभी पे भी मैं आपको बहुत जल्द ही डिस्कस करवाने वाला हूं। नेक्स्ट है पौधों के द्वारा भोजन का बनना। जो पौधा होता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और यदि एक बार जो भोजन होता है ये बनने के पश्चात ऐसे ऐसे तो नहीं कि ये भोजन वापस सौर ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आटे की रोटी का जलना, एक बार आटे की रोटी जल गई तो जली गई, ये वापस आपके पास रोटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अगरबत्ती का जलना, क्या जली हुई अगरबत्ती से वापस आप अगरबत्ती प्राप्त कर सकते हो क्या? उसके गुणों में परिवर्तित हो चुका है, वो राख में कन्वर्ट हो चुकी है। और गुणों में जो आपके पास जो परिवर्तन हो गया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो चुका है, वो परिवर्तन कौन सा कहलाता है?
रासायनिक परिवर्तन ही कहलाता है। नीचे दिया गया है मोमबत्ती का जलना, इसको थोड़ा सही से देखिएगा आप। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझिएगा आप यहाँ से, कि जो हमारे पास जो मोमबत्ती होती है, जैसे हमारे पास ये कोई मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को हमने यहाँ से जलाया, तो जैसे ही हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं, इसमें एक बात लगी रहती है, बत्ती लगी रहती है एक धागे की, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ये तो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? राख में कन्वर्ट हो जाती है। इस राख से अपन वापस बत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते, एक बात तो ये है। एक इसमें क्या भरा हुआ है? मोम भरा हुआ है। ये मोम पिघल के कहाँ इकट्ठा हो जाता है? या सतह पे इकट्ठा हो जाता है। इस मोम को तो हम किसी दूसरी मोमबत्ती बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो ये बत्ती जो होती है, ये बत्ती राख में कन्वर्ट हो गई, इस राख से कभी भी अपन बत्ती को प्राप्त नहीं कर सकते। तो मोमबत्ती में रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोमबत्ती में जो मोम है, ये तो मोम तो इकट्ठा हो गया, आकृति बदल गई सिर्फ मोम की, तो ये तो कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। भौतिक परिवर्तन हो चुका है हमारे पास। और जो बत्ती जो होती है, इस बत्ती में कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यदि आप सेशन में मेरे साथ शुरू से जुड़ते हुए आ रहे होंगे, तो इस बात को आप जान पाए होंगे कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और कौन सा भौतिक परिवर्तन हो रहा है। इस कारण आप अपवाद स्वरूप ध्यान रखिएगा कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इसमें दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। इतनी बातों को आप समझ पाए होंगे। इसके अन्य उदाहरण है हमारे पास, लोहे पर जंग लगना इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हर बार आपको कहीं ना कहीं परीक्षाओं में देखने को मिलता है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट उदाहरण हमें यहाँ से दिया गया है, कटे हुए सेव का भूरा पड़ना। एक बार जो आपके पास ये लास्ट टाइम एलडीसी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, एलडीसी 2018 में यहाँ से पूछा गया प्रश्न है ये, कि सेव का भूरा होना, काटने के पश्चात सेव यदि भूरा हो जाता है तो उसपे जंग का निर्माण हो जाता है। क्योंकि सेव पे क्या पाया जाता है? सेव में पाया जाता है लोहा, और ये लोहा जैसे ही नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है? उस पर जंग लगने शुरू हो जाती है, परत जम जाती है, जिससे वो सेव ऊपर से खराब हो जाता है। सब्जियों को काटने के पश्चात मुलायम हो जाना, जैसे ही सब्जी काटते हो तो 2-4 दिन के पास आलू टमाटर प्याज जो भी होते हैं, प्याज तो खैर नहीं होता है कई दिनों तक, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं वो लंबे समय तक सही तरीके से रह पाती हैं हमारे पास। जैसे मिर्च ने आपको तोड़ा, किसी पेड़ से मिर्च को तोड़ लिया, और मिर्च को तोड़ने के पश्चात क्या हुआ? ये मिर्च को आप देखते हो कि 2-4 दिन के बाद ये मिर्च कैसी हो जाती है? अब मुरझा जाती है या सुस्त हो जाती है। तो इसी के कारण होती है, क्योंकि इसमें कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। सीमेंट में पानी का मिलाना, सीमेंट में यदि आप पानी को मिलाते हो तो कोई नया पदार्थ बन जाता है। और पटाखों का विस्फोट एक बार निकल चुका है तो वो निकल ही चुका है, वापस वो ऐसे नहीं कि वापस पटाखा बन जाएगा हमारे पास। और भोजन का पचना, यानी कि भोजन का पाचन होना, ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के सभी उदाहरणों को आपने जाना होगा। यहाँ से पेशेंस के साथ सभी बातों को आपने सुना होगा, सभी बातें आपके सामने आ चुकी थी, उनको आपने जाना होगा, अपनी नोटबुक में भी आपने इन बातों को लिखा होगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ है कि मोमबत्ती का जलना भौतिक व रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि मोमबत्ती में मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, जबकि मोमबत्ती के पत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं, क्योंकि मोमबत्ती में मोम का जलना, मोमबत्ती में मोम का जो जलना होता है वो तो होता है कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती में बत्ती का जलना, ये कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती में मोम का जलना भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती में बत्ती का जलना, ये परिवर्तन होता है कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। इस कारण मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों के उदाहरण होता है। अपवाद स्वरूप आप इस बात को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में यहाँ से हमें क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप मेरे साथ सेशन में अंत तक जुड़े हुए होंगे, सभी बातों को आपने अपनी नोटबुक में भी लिखा होगा और सभी बातों को आपने पेशेंस के साथ सुना होगा, तो उम्मीद करता हूं सभी बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। और यदि इस टॉपिक से रिलेटिव एग्जाम में यदि हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब आप उस क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हैं। और इसी प्रकार आपको जो पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी, जहां से आपने इस वीडियोस को शुरू किया है, वहां इस टॉपिक से रिलेटिव बहुत से क्वेश्चनों की पीडीएफ लगी हुई है।
बाकी क्वेश्चनों को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी इसकी नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ मुलाकात करने वाला हूं आपसे, जिसमें हम उन सभी क्वेश्चनों को जानेंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात करता हूं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। तहे दिल से आपका धन्यवाद।